अगर आप 30 साल से 50 साल की उम्र के बीच में हैं तो आपका टाइम आ गया आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सीरियसली लेने का। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको, अगर आप इस रेंज में हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या करना है और क्या क्या स्टेप्स बहुत ही जरूरी है आपकी लाइफ में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ये बताना ना भूलें कि आपने अभी तक क्या प्लानिंग की है अपने फाइनेंसेस के बारे में। तो आइए शुरू करें। ये जो 30 के ऊपर की जो उम्र है, ये जो ऐसा रेंज है जहां पे मोस्ट ऑफ अस, हम लोग सब सेटल डाउन हो जाते हैं। हम कोई, थोड़े लोग मैरिड हो जाते हैं, थोड़े लोगों के किड्स भी हो जाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, आपको क्या करना होता है, आपको अपना फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसको ध्यान रखने के लिए पहले तो मैं आपको बताऊंगा 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मैंडेटरीली एकदम श्योर करना है कि 100% आपके पास है। तो वो कौन सी चीजें हैं, पहले डिस्कस करते हैं। तो वो जो 3 चीजें हैं वो है इमरजेंसी फंड, आपका हेल्थ इंश्योरेंस और आपका लाइफ इंश्योरेंस। ओके, तो एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आ जाए इमरजेंसी फंड। तो आपकी अभी फैमिली में आपके पास डिपेंडेंट्स होंगे, राइट। अगर आपकी स्पाउस है या फिर आपके पास किड्स है जो स्कूल जाते हैं, या फिर किड्स है जो आप पे डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली अगर आप पे डिपेंडेंट है तो आपके पास एक आपका जो महीने का खर्चा होगा वो फिक्स होगा, राइट। तो वो जो फिक्स एक्सपेंसेस को आपको सेफगार्ड कैसे करना है, उसकी पेमेंट सेफगार्ड कैसे करनी है, राइट। तो इसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, क्योंकि क्या होगा ना, कभी यू में लूज योर जॉब, आपकी जॉब चली जाएगी, या फिर आपका कभी ऐसा हेल्थ कंडीशन हो जाएगा कि आपको प्रोलॉन्ग सिकनेस होगा और आप बहुत समय तक काम नहीं कर पाएंगे, और जब आप काम नहीं करेंगे तो आपकी इनकम नहीं होगी, राइट। तो इसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। तो इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए पहले तो आपको एसेस करना है कि आपके महीने के खर्चे कितने हैं और एनुअल फिक्स एक्सपेंसेस क्या है। एनुअल फिक्स एक्सपेंसेस में आपको डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस ऐड करने की जरूरत नहीं, जैसे ट्रैवलिंग हो गया। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप ट्रैवलिंग तो नहीं करेंगे ना, तो ट्रैवलिंग ना ऐड करें। बट उसमें आप मैंडेटरी चीजें क्या ऐड करें, आपका कार का इंश्योरेंस हो गया वो आपको ऐड करना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा हो गया वो ऐड करना पड़ेगा, टर्म इंश्योरेंस का खर्चा हो गया वो ऐड करना पड़ेगा। तो आप एसेस करें कि आपकी जो मैंडेटरी एनुअल एक्सपेंसेस हैं और जो मैंडेटरी मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको आप कंसिडर करके एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। इमरजेंसी फंड आप क्रिएट कर सकते हैं 3 महीने से 6 महीने का या उससे ज्यादा का, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। अगर आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो आपको सब बताएंगे कि 3 to 6 मंथ्स का करना है, बट 3 to 6 मंथ्स को जरूरी नहीं है। आप 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का भी कर सकते हैं। अगर आप, आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है और आपको कितना सर्टेन लगता है कि आपको जॉब लॉस नहीं होगा या फिर कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, और आपकी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, मैं तो जनरली क्या करता हूँ, मेरा जो कैश का जो पोजीशन होता है वो हम लोग एटलीस्ट 5 to 10 years ऑफ एक्सपेंसेस अलग से कैश में रखते हैं। तो अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी भी आती है तो हम वो यूज कर सकें और हमें हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ना डिप करना पड़े। तो आप इसका ध्यान जरूर रखें और इमरजेंसी फंड ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें। इमरजेंसी फंड में भी आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, राइट। तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया था जहां पे मैंने इमरजेंसी फंड्स में रिटर्न्स मैक्सिमाइज कैसे करना है उसके डिटेल्स दी, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक मैं यहां लगाता हूं। एक चीज ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई ईएमआईज है तो वो ऐड करना ना भूलें। अगर आप वो ऐड करना नहीं बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो वो ऐड करना जरूर ना भूलें। तो अभी आते हैं नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पे। जैसे आपको इमरजेंसी आ सकती है जॉब लॉस से, हेल्थ इमरजेंसी भी आ सकती है। आज की तारीख में मैंने ये नोटिस किया है कि सब लोग अपने एम्प्लॉयर के हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी जॉब लॉस हुई तो आपका एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस तो रहेगा ही नहीं, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले तो उससे अलग होना है। एम्प्लॉयर का हेल्थ इंश्योरेंस इज जस्ट अ परक्विजिट, ठीक है। वो एक आपको बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर देता है आपको खुश करने के लिए, राइट। उसको भी तो कुछ दिखाना है ना कि आपको वो क्या क्या बेनिफिट्स दे रहा है, आपको इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है, इसीलिए वो रहता है। तो आपको क्या करना है, उसको तो आप भूल जाएंगे कि आप जब जॉब छोड़ देंगे या फिर आप रिटायर हो जाएंगे तो वो नहीं रहेगा। तो आपको एक अलग से अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। क्यों, और एक जो रीजन है मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि जो आपको एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस देता है उसका जो कवर होता है वो कम होता है, जनरली 3 to 6 लाख 7 लाख, उससे ज्यादा कवर बहुत कम एम्प्लॉयर्स देते हैं। तो क्या होगा ना कि वो जो कवर होगा वो कम होगा, और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक से ज्यादा लोग एक घर में बीमार पड़ जाते हैं तो आपका क्लेम उससे ज्यादा होगा, राइट। तो आपको ऑब्वियसली 2 अलग अलग पॉलिसीज रखने हैं, तो इसीलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस एक जरूर ले लें। इसके बाद क्या है, टर्म इंश्योरेंस की बारी आती है। टर्म इंश्योरेंस क्यों, आपको क्या करना है, आपको नियर टर्म रिस्क ऑफ डेथ कवर करना है, राइट। आप अपना गोल्ड सेफ में जाके क्यों रखते हैं, लॉकर में जाके क्यों रखते हैं, क्योंकि आपको ये रिस्क है कि वो चोरी हो जाएगा घर में, राइट। इसीलिए आपको टर्म इंश्योरेंस भी लेना है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में क्या रिस्क है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके डिपेंडेंट्स के पास पैसा नहीं रहेगा नॉर्मली डे टू डे एक्सपेंसेस के खर्चा देने के लिए, राइट। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेके रखेंगे तो क्या होगा ना कि आप जो, अगर जैसे आपने 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेके रखा तो वो 2 करोड़ रुपीज विल हेल्प योर फैमिली फॉर अ फ्यू ईयर्स टू लिव अ लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ। कितना टर्म इंश्योरेंस चाहिए इसका एक अलग फॉर्मूला है। तो बेसिकली आपको क्या करना है
कि आपका जो एनुअल एक्सपेंस है उसको आप 30 to 60 से मल्टीप्लाई कर ले, 30 टाइम्स to 60 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर एज। अगर आपकी एज कम है तो ज्यादा बड़ा मल्टीपल लें, और आपकी एज ज्यादा है तो आप छोटा मल्टीपल लें। उसके बाद अपनी लाइबिलिटीज ऐड कर लें उसमें, और उसमें से आप अपना नेटवर्थ माइनस कर लें। उसमें आपको एक और दो चीज और ऐड करनी पड़ेगी, आपकी किड्स की हायर एजुकेशन की कॉस्ट, वो भी ऐड करके आप अपना टर्म इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। वो करने के बाद टर्म इंश्योरेंस ले लिया तो आप अपने रिस्क साइड पे सॉर्टेड है। आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस क्रिएट कर लिया, और आपने टर्म इंश्योरेंस भी क्रिएट कर लिया, तो यू आर सॉर्टेड, राइट। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अब आपको क्या करना है, अब आप 30s में हैं, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सीरियसली लेनी है। तो मेरा एडवाइस तो यही है कि अगर आपको फाइनेंसेस की एबीसीडी नहीं आती है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर हायर करें, क्योंकि अगर आप हायर करेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। फाइनेंशियल एडवाइजर का कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है, और वो जो कॉस्ट है और वो जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वो वैल्यू इज गोइंग टू बी इमेंस, राइट। बट नाउ लेट मी कट बैक टू द चेस। मैं आपको ये सब नहीं बोलूंगा, आपको अब बताता हूं कि क्या करना है। आपको क्या करना है, पहले तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा, राइट। आप 55 पे रिटायर हो जाएंगे, 60 पे रिटायर हो जाएंगे, आप जल्दी भी हो सकते हैं। तो आपकी जो सेविंग्स रेट है उस पर डिपेंड करेगी कि आप कितना रिटायर हो रहे हैं। तो आपको रिटायरमेंट के लिए क्या करना है, राइट। पहले तो कैलकुलेट करना है कि रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, राइट। आप गूगल करें, बहुत सारे रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स है, कोई भी यूज करके आप कैलकुलेट करें कि आपको कितना चाहिए, आपको एक नंबर आ जाएगा। नहीं तो आप सीधा आप एक फिगर ले लें कि आपके एनुअल एक्सपेंसेस इतनी है, उसको आप 50 टाइम्स 60 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लें और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के नंबर पे आ जाएं। वो थंब रूल है, बट थंब रूल से बेटर रहेगा कि आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स यूज करें, तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है, तो मैं तो प्राइमरीली आपको ये 4 रूल्स बताता हूं कि आपको पहला क्या करना है, अपना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मैक्स आउट करना है, ठीक है। अगर 12% कंट्रीब्यूट करें तो उसमें 24% कंट्रीब्यूट करें, आप अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करें। उसके बाद आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख रुपए साल का डालना है। उसके बाद आपको एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना है। अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो अपने एम्प्लॉयर को बोलें कि वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करें, ओके। तो एनपीएस में आपको इतना ध्यान रखना है कि आप 50,000 रुपए जो ये 80 1B का कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं, और आप अपने एम्प्लॉयर को भी बोल रहे हैं कि वो भी कंट्रीब्यूट करें, सो दैट आपकी टैक्स सेविंग भी होगी और आपकी रिटायरमेंट की इन्वेस्टिंग भी होगी, राइट। तो ये करना ना भूलें। इसके बाद जो भी बच जाता है आप इक्विटी में पंप इन करें पैसा म्यूचुअल फंड्स में। कौन सा म्यूचुअल फंड है, आप एक्टिवली मैनेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पैसिव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम गाइस। सिलेक्शन आपके पास आपको पता है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, राइट। अगर आप वैल्यू रिसर्च पे देखेंगे या कहीं और देखेंगे, लाइवमिंट पे देखेंगे, सबने अपनी अपनी रेटिंग दे रखी है। बट प्रॉब्लम क्या है, रेटिंग तो हर साल चेंज होती है, तो रेटिंग के हिसाब से आपने आज इन्वेस्ट कर लिया, अगले साल रेटिंग चेंज हो गई तो आप मूव कर लेते हैं, राइट। वो नहीं करना है, आपको एक फंड सिलेक्ट करना है और कंटिन्यूसली पैसा उसमें डालना है। अगर आपसे एक्टिवली मैनेज फंड सिलेक्ट नहीं होता है, या फिर आपका एडवाइजर आपको अपॉइंट करने की क्षमता नहीं है, तो सीधा आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, राइट। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते रहें, पैसा डालते रहें उसमें, आप अपनी डेट और इक्विटी की एलोकेशन देखते रहें। तो जब अगर 30s में है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का अबाउट डेट और इक्विटी एलोकेशन। आपको ईपीएफ में पैसा डालना है, पीपीएफ में डालना है, एनपीएस में डालना है। इसके बाद जो बच जाता है वो आप इक्विटी में डालें और उसको 20 साल तक टाइम दें टू ग्रो, राइट। उसके अलावा अगर आप जैसे 45 में आपकी एज 45 के ऊपर या 50s के ऊपर है और आपको आपका रिटायरमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इक्विटी में कितना डालना है और डेट में कितना डालना है। उसके लिए अभी यूट्यूब पे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए तो अगर आप 50s में हैं और अभी भी आपको अपने रिटायरमेंट में क्या करेंगे कोई आइडिया नहीं है, तो मेरी तो विनती यही रहेगी कि आप प्लीज एक फाइनेंशियल प्लानर हायर करें जरूर। उसके अलावा क्या हो गया, तो अब आपको क्या करना है कि एवरी ईयर आपको अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करना है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आप अपने गोल से कितनी दूर है, और आप अपना गोल एवरी ईयर पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे। बट एक चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, आप जब ये कर रहे हैं, ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको अपने अजम्पशंस बहुत ही कंजर्वेटिव लेने पड़ेंगे, राइट। तो आपको जो अजम्पशंस, अगर आप रिटायरमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आप इन्फ्लेशन ज्यादा लें, पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न्स कम लें, और उसके बाद ड्यूरिंग दिस अक्यूमुलेशन फेज जो रिटर्न्स है उसको कम फैक्टर करें। हम लोग क्या करते हैं 15% 18% इक्विटी के रिटर्न्स फैक्टर करके कैलकुलेट करते हैं, और जब रिटायरमेंट पास आते हैं तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, इक्विटी के लिए 11% लें, डेट के लिए 7% लें, और अपनी कैलकुलेशंस करें। उससे ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है तो आपके लिए अच्छा ही है, राइट, क्योंकि आपको ही काम आएगा वो ज्यादा पैसा, राइट। तो आपको क्या करना है कि इतना ध्यान रखना है कि अजम्पशंस आपके कंजर्वेटिव होने चाहिए, ओके। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताएं कि आप अभी तक क्या कर रहे थे, आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या किया है, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, कमेंट करके बताएं मुझे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।